बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लेक्चर देंगे हम LHV पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को, देन जो है LHV पार्ट 2 एंड CMW। ठीक है, आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में भी इसी तरह हमने तीनों लेक्चर्स जो हैं एक ही वीडियो में रिकॉर्ड किए हैं। तो ये हम कर रहे हैं जी ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट। जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगी और मेरी ये कोशिश है कि ये जो पास पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं ना आपको अच्छे तरीके से जो है ना करवा दूँ, ताकि तकरीबन कोई 50 to 60% पेपर जो है ना पास पेपर से ही सोल्व हो जाता है। सही है ना। तो आप बेफिक्र हो जाएं, टेंशन बिल्कुल भी ना लें। जो जो चीज़ें मैं करवा रही हूँ वो करते जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह अच्छी तैयारी हो जाएगी। मार्च अप्रैल सेशन 2017 का ये पेपर है। जिनके पास पेपर है वो ओपन कर लें। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इनफर्टिलिटी एंड राइट डाउन द कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। अच्छा जी, इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं, डिफाइन तो उन्होंने लिखी नहीं हुई इधर। इनफर्टिलिटी मीन्स द इनएबिलिटी टू कंसीव प्रेगनेंसी आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसे मुराद के इनफर्टिलिटी से मुराद है कि कंसीव ना करना। एक औरत का 1 साल या 1 साल से ज़्यादा अरसे तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स मीन्स कि वो किसी भी तरह का जो है ना वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही। इनएबिलिटी टू कंसीव प्रेगनेंसी, उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, फीमेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा वजूहात है। शॉर्टकट में हम जो है ज़रा करेंगे, शॉर्ट के लिए माजरत। डिफेक्टिव ओवुलेशन। अच्छा, ओवुलेशन में जो है ना एंडोक्राइन डिसऑर्डर आ जाते हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर इसमें एक पूरा जो है ना वो एंडोक्राइन जिसमें केमिकल्स हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं ना, वो एंडोक्राइन सिस्टम है। हाइपोथैलेमस एक हॉर्मोन्स रिलीज़ कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। सिस्टमैटिक डिजीज़ में पूरा सिस्टम एक इन्वॉल्व होता है, जैसे कि डायबिटिक मेलाइटस एक सिस्टम है पूरा। ठीक है, अगर वो डिस्टर्ब हो, रेनल फेलियर, पूरा एक गुर्दे का निज़ाम तबाह हो गया है, तब भी ये मसला हो जाता है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी जिस्मानी तौर पे कोई मसला है, ओबेसिटी है, मोटापा है, प्रेगनेंसी नहीं होगी, इनफर्टिलिटी की ये वजह है। ठीक है, एक्सेसिव एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से वेट क्या होगा, कम होगा, तब भी जब प्रेगनेंसी नहीं होगी। ओवरियन डिसऑर्डर आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओवम जो है सही से ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, लाइक ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। फिम्ब्रियल एडहेजन यानी फिम्ब्रिया में कहीं ना कहीं जो है ना स्पर्म जो है वो अटक जाता है, फंस जाता है। प्रीवियस सर्जरी की वजह, एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियम में जो है इन्फेक्शन की वजह से भी जो है ऐसा हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो है स्पर्म जो है उसका जो है साइज स्ट्रक्चर उसका जो है वो ठीक ना हो, तब भी इनफर्टिलिटी को ये कॉज कर रहा है। डिफेक्टिव इम्प्लांटेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस और कंजाइटल एबनॉर्मेलिटी, पैदाइशी तौर पे कोई मसला हो जाना, फेब्रॉइड इन्फेक्शन, डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे ये जो है ना वो फीमेल की जो है वो कॉजेज़ बयान की हुई हैं। डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनइफेक्टिव डिलीवरी। अच्छा जी, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, लिस्ट द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत ईजी सा सवाल है। सवाल सबको ही आता है लेकिन लिखना नहीं आता कि लिखना कैसे, अटैम्प्ट कैसे करना है। सही है ना। तो ये जो है ना आपके साथ नोट्स भी मैंने शेयर किए हुए हैं जो कि मेरे हैंडमेड है। उसमें ये सारी चीज़ें जो है पेपर अटैम्प्ट किस तरह करना है, ज़ाहिर सी बात है आपको जब ये पता चल जाएंगी कि क्वेश्चन आया क्या और उसको कैसे कैसे जो एक्सप्लेन करना है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सही है, नोट्स आपने सारे देखे हुए हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम जो है ना क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी हमने देखने हैं। साइन क्या है जी, सबसे पहला साइन जो है ना हमने पॉसिबल साइन, अर्ली ब्रेस्ट चेंज, मल्टीग्रेविडा, एमिनोरिया। सबसे पहला तो साइन तो यह है कि मेंसेस स्टॉप हो जाएंगे। सही है, ब्रेस्ट में चेंजिंग्स आएगी, मॉर्निंग सिकनेस है, ब्लडर इनएबिलिटी है, क्विकनिंग है। ठीक है, इसके ये सारी उन्होंने जो है ना टाइम ऑफ ऑकरेंस भी बताया हुआ है,
के और इसके अलावा डायग्नोसिस भी बताई हुई हैं। मैं जस्ट आपको साइंस बता रही हूँ, ठीक है। एसीजी हार्मोन्स जो है यूरिन में आना शुरू हो जाता है, ब्लड या यूरिन में। और इसके अलावा जो है पॉजिटिव साइंस जो है वो है जी हमने आसान चीज़ें करनी हैं जो कि हमें याद नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है ना मुश्किल है, आप जो है ना ये बुक से करें, ज़्यादा बेहतर होएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी कॉजेज़ ऑफ एटॉनिक यूट्राइन एक्शन। सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे। दिस इज़ द फेलियर ऑफ मायोमीट्रियम्स एट द प्लेसेंटल साइज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट and to compress torn blood vessels and control blood loss by a living ligatures action। मुश्किल डिफाइन लिखी हुई है, यही चीज़ें नोट्स में बहुत इजी करके बयान हुई हैं, तो कोशिश करें कि जो है ना नोट्स के थ्रू तैयारी करें। एटॉनिक यूट्रस उर्दू में बता दूं, इससे मुराद है यूट्रस का सख्त हो जाना, रिजिड हो जाना। ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ना तो वो रिट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, जिससे क्या होगा, ब्लड लॉस होगा, पीपीएच की तरफ जो है ना औरत चली जाती है। इसकी कॉजेज़ हमने देखनी है। सबसे पहली कॉज है जी इनकम्प्लीट प्लेसेंटल सेपरेशन, यानी प्लेसेंटा सही से जो है ना सेपरेट नहीं हुआ। रिटेन कॉन्टिलेडन्स, प्लेसेंटा में कॉन्टिलेडन्स होते हैं, वो यूट्रस में रह जाते हैं, तब भी ये हो जाता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर, पॉलीहाइड्रामिनोस, ओलिगोहाइड्रामिनोस। पॉलीहाइड्रामिनोस का मतलब है कि अमनियोटिक फ्लूइड का ज़्यादा होना, ठीक है। इसके अलावा प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा अब्रप्शन, प्लेसेंटा जनरल एनेस्थीसिया की वजह से भी हो जाता है, थर्ड स्टेज की मिसमैनेजमेंट से भी हो जाता है, ठीक है। फुल्ली ब्लडर एंड एटॉनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का आया हुआ है जी, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब है कि वो चीज़ें जिससे हमने जो है ना अवॉइड करना है, ब्रेस्ट फीडिंग से जो है ना वो कॉन्ट्रा इंडिकेट करना है, रुकना है। किस वजह से रुकना है, क्या होगा तो हमने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी। अगर जो है वो ड्रग्स वगैरह मदर यूज़ कर रही है, तब भी जो है ना वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी। कैंसर में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी, ब्रेस्ट सर्जरी में नहीं करवानी। इसके अलावा ब्रेस्ट इंजरी में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी। 1 ब्रेस्ट अगर हो तब भी जो है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी। HIV इन्फेक्शन में भी नहीं करवानी। सही हो गया। इन मेन चीज़ों को जो है मैंने आपको बताई ना, याद रखना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा ये सवाल करवा चुकी हूँ, दोबारा से आपको फिर जो है ना डिफ़ाइन करवा देती हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल को सबसे पहले तो डिफ़ाइन करेंगे कि ये एक साइकिल है जो कि 28 से 30 दिनों बाद जो है रिपीट होता है। सही है। इसके फेसेस हैं 4, इसके फेसेस हैं, इसको अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, फिर नहीं आपने कहना कि हमें पता नहीं था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बता दें। बहुत से बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होते हैं, मैडम हमें समझ नहीं आ रही, हमें जो ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा दें। और यूट्यूब पे जो मैं बताती हूँ ना, तब तो वजह से जो है ना वो मार्क नहीं कर रहे होते। व्हाट्सएप पे तो मेरे पास हज़ारों स्टूडेंट, मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि एक बच्चे को मैं अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाऊँ। अब आपको करवा रही हूँ, अब आप करें। अच्छा जी, सबसे पहला तो जो है ना वो पॉइंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ही। फिर है मेनोरेजिया, फर्टिलाइजेशन, एटॉपिक मेनोरेजिया, फर्टिलाइजेशन, ये सारी शॉर्ट डिफाइन आई हुई हैं। एटॉपिक प्रेगनेंसी, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेसेस, ये आपने करना है बुक से। 4 फेसेस में सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल फेस है, प्रोलिफरेटिव फेस है, सेक्रेटरी फेस है, ठीक है। और नेक्स्ट है जी डिफाइन मार्क करते जाएं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोरेजिया, ये है ना वाइवा में भी पूछा जाता है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेनोरेजिया इज़ अ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट लीस्ट मोर देन 7 डेज, यानी 7 दिन से ज़्यादा जो है ना ब्लीडिंग मेनोरेजिया कहलाएगी। एंड बी वेरी हैवीली, मेनोरेजिया में जो है ना ब्लीडिंग काफ़ी हैवीली होती है, ठीक है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को हम मेनोरेजिया बोलते हैं,
मेनोपॉज कहते हैं परमानेंट सेशंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। फर्टिलाइजेशन की सिंपल डिफाइन है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यूनियन ऑफ सिंगल स्पर्मेटोजोइड विद ओवम। अच्छा जी, एटॉपिक प्रेगनेंसी, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। एटॉपिक प्रेगनेंसी व्हेन द फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट itself आउटसाइड द यूट्रस यूजुअली इन वन साइड ऑफ द फिलोपियन ट्यूब। जब भी प्रेगनेंसी फिलोपियन ट्यूब में होगी तो वो एटॉपिक प्रेगनेंसी कहलाएगी। ओवुलेशन की डिफाइन, कॉजेज ऑफ ओवुलेशन इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिफाइन कर लेते हैं हम। Ovulation is a phase of female menstrual cycles that involve the release of an egg ovules from one of the ovary. सॉरी, बच्चों की वजह से बहुत वीडियो में जो है ना डिस्टर्बेंस होती है। ओवुलेशन कहते हैं ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ना फेस है। इसमें क्या होगा, एग रिलीज़ होगा, ओवम रिलीज़ होगा, और कहाँ से रिलीज़ होगा, ओवरी से रिलीज़ होगा। ठीक है, 2 ओवरीज हैं, 2 फिलोपियन ट्यूब है, 1 यूट्रस है। तो वन ऑफ द ओवरी से जो है ना एक जो है ना ओवम एग रिलीज़ होगा, जिसे हम ओवुलेशन बोलते हैं। मम्मा होगा मानी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर, कई दफ़ा आपको करवा चुकी हूँ, मार कर लें। मैकेनिज्म में आप जो है ना नॉर्मल लेबर की स्टेजेस या नॉर्मल लेबर के जो है ना हाँ, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने नॉर्मल लेबर की डिफ़ाइन स्टेजेस के आप सिर्फ नाम लिखते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, और इसके बाद आपने मैकेनिज़्म की तरफ आ जाना है। मैकेनिज़्म में सबसे पहले तो है इंगेजमेंट, डिसेंट है, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन। इस तरह जो है ना, अगर आप फेसेस को भी जो है ना वो यहाँ स्टेजेस को ज़्यादा लिखेंगे ना तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, तो बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं मिलेगा। आपने जो है ना, उन्होंने मैकेनिज़्म पूछा तो मैकेनिज़्म ही करना है। अच्छा, राइट डाउन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न जस्ट आफ्टर बर्थ। ये क्वेश्चन है 6ठे चैप्टर का, बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे तो बहुत शॉर्ट सा लिखा हुआ है, 3-4 लाइंस का ही है, तो आपने जो है ना अच्छे से बुक से करना है या नोट से करना है। लिस्ट द इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी एंड एक्सप्लेन द पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सिजेरियन सेक्शन। कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं जिसका जो है ना टॉपिक तो नहीं वो बुक में होता, लेकिन उससे रेलेवेंट ज़रूर होते हैं। यानी एक टॉपिक के अंदर से क्वेश्चंस क्रिएट करना ये बोर्ड वालों का काम होता है। तो ये आती बुक से सारी चीज़ें हैं, लेकिन सवाल ऊपर नहीं लिखा होता है। जिस टॉपिक होता है टॉपिक से ही वो जो है ना वो क्वेश्चंस क्रिएट कर लेते हैं, चाहे वो 2 लाइनों का करें चाहे वो 3 लाइनों का करें। सो आपने जो है ना अटैम्प्ट करना आपको आना चाहिए। सेकेंड ईयर का हम कर रहे थे जी, ग्रुप बी का पेपर आज करवाती हूँ। ग्रुप बी में ज़्यादातर पोर्शन जो है ना वो फर्स्ट ईयर का ही होता है, आपको पता है, मिडवाइफरी का ही है। हाई रिस्क फैक्टर इन प्रेगनेंसी। अच्छा, सेकेंड ईयर में जो ना काफ़ी डिफ़िकल्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से आपने सेकेंड ईयर में जो है ना अच्छी तैयारी करनी है। इसके भी सारे नोट्स मेरे पास मौजूद हैं। व्हाट प्रोसीजर्स यू विल अडॉप्ट इन कंडक्टिंग नॉर्मल लेबर एट होम। देखें, ये जो है ना अगर आपने बुक की होगी ना तो आपको इसका आंसर भी पता होगा, और ज़रूरी नहीं है कि ये जो सवाल है उसका एग्जैक्ट जो है ना बुक में एक पूरा टॉपिक हो, नहीं, ऐसा भी नहीं। अगर आपके पास नॉलेज होगा, कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो आप इस सवाल को अच्छे से जो है ना वो स्टार्ट भी कर लेंगे और एंडिंग भी अच्छी कर लेंगे। ठीक है, इसमें करना क्या है जी, नॉर्मल डिलीवरी एट होम, ये आप जो है ना ग्रुप डी का थोड़ा सा जो है ना रेलिवेंट है इससे। यानी घर में लाइक दाइज ही जो है ना वो करती हैं डिलीवरीज़ वगैरह घर में, तो उससे रिलेटेड जो है ना हमें क्या अडॉप्ट करना है। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करनी है तो उस प्रोसीजर में हमने क्या क्या करना है। ये बी ग्रुप बी में क्वेश्चन है, लेकिन इसको ग्रुप डी से हमने थोड़ा सा मटेरियल लेके जो है ना इसको सोल्व करना है। सही है। राइट डाउन द इंडिकेशंस फॉर मेडिकल्स रेफरल्स ड्यूरिंग एंटीनेटल एंड लेबर।
अच्छा जी, ये एनुअल पेपर आया हुआ है जो 2020 का, इंडिकेशंस फॉर मेडिकल्स रेफलर। इसमें जो है ना हमने रेफ़र करना है पेशेंट को। एंटीनेटल और लेबर में, एंटीनेटल में अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं जो आपसे कवर नहीं हो रही, तो उसको किस तरह जो है ना वो रेफ़र करना है। डिस्क्राइब द कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल, ये फर्स्ट ईयर का अभी जो है ना आपको करवाया है। डिफाइन फैमिली प्लानिंग एंड डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। फैमिली प्लानिंग के ऑल नोट्स मेरे पास मौजूद है, बहुत खूबसूरत बने हुए हैं और सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डायग्राम के साथ बनाए हुए हैं, बहुत ईजी, वो आप करें। ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ वाला तो चैप्टर ये जो है ना हमारा पेपर हो गया है। अच्छा जी, एक और आपको पास पेपर करवा देती हूँ। कुछ बच्चों के पास वाकई जो है ना वो पास पेपर्स वगैरह नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी भी हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। अच्छा, ग्रुप बी में जो है ना ये देखें, ग्रुप सी का क्वेश्चन आया हुआ है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ सर्विसेज वाला क्वेश्चन है, एंड लिस्ट इट्स कंपोनेंट। फिर आ जाता है डिफाइन पोलियोमाइलाइटिस, राइट डाउन इट्स कॉजेज़ एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये ग्रुप सी में सारी डिजीज़, इसके कॉजेज़, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट है, लेकिन बी में आई हुई हैं। एनुअल पेपर है 2021 का। इम्यूनाइजेशन सर्विसेज इन पाकिस्तान, राइट डाउन इट्स शेड्यूल, टारगेट डिजीज़, वैक्सीनेशन, वाइवा के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। MCH एंड डिस्कस द MCH सर्विसेज। डिस्कस द प्रिपरेशंस ऑफ मदर फॉर होम डिलीवरी, माँ की जो है वो होम डिलीवरी होनी है तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन है, उसका सारा जो है ना शुरू से एंड तक जो है ना अच्छे से जो है ना हेडिंग बना के करना है। डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा इन चिल्ड्रन। ठीक है, दमा का मसला है जी बच्चे में, उसको कैसे मैनेज करना है, डिफ़ाइन करनी है उसकी। ठीक है, उसके बाद जो है ना उसकी कॉजेज़ वगैरह करनी है, उसका ट्रीटमेंट। ये नहीं कि जस्ट मैनेजमेंट पूछे तो मैनेजमेंट फटाफट लिख देनी है, 5 नंबर आपको ऐसे नहीं दिए जाएंगे। रिक्वायर्ड क्वेश्चन के मुताबिक उसका तकरीबन कोई 2 या 2.5 सफ़ों का तो जो है ना आंसर होना चाहिए। इंशाल्लाह जो है ना ग्रुप बी का आगे हम करेंगे नेक्स्ट पास्ट पेपर 2022 का है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम जो है ना CMW के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा लें, कहाँ तक पहुँचे थे। माँ और बच्चे के लिए क्या असरात हैं, सवाल नंबर 3 था, पेज नंबर है जी 50। प्री-क्लैम्शिया, माँ और बच्चे पर प्री-क्लैम्शिया के क्या असरात होते हैं। अच्छा, प्री-क्लैम्शिया जो है ना वो इक्लैम्शिया से पहले वाली स्टेज होती है। प्री का मतलब है पहला, ठीक है, पहले इक्लैम्शिया होता है और उससे पहले वाली जो स्टेज होती है ना उसमें जस्ट नॉर्मल ब्लड प्रेशर हाई होता है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना तो वो इक्लैम्शिया बन जाता है, उसमें पेशेंट को जो है ना झटके लगना शुरू हो जाते हैं। सही हो गया। और सिंपल ब्लड प्रेशर है ना तो वो प्री क्लैम्शिया है। ठीक है, क्लैम्शिया से पहले वाली स्टेज है प्री क्लैम्शिया। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना ये जो CMW के स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना क्लैम्शिया प्री क्लैम्शिया आपको पता है फर्स्ट ईयर में भी आता है, सेकेंड ईयर में भी आता है। प्री क्लैम्शिया एक संगीन तभी हालत है, हामला ख़वातीन और इनके पैदा होने वाले बच्चों को मुतासर कर सकती हैं। ये आमतौर पर हमल के 20वें हफ्ते के बाद होता है। MCQs आ सकता है। अच्छा, माँ पर क्या असर है और उसके बाद बच्चे पर असर हमने देखना है, ये 2 चीज़ें देखनी हैं। माँ पर कैसे असर है जी। हाई ब्लड प्रेशर, प्री क्लैम्शिया बुनियादी तौर पर हाई ब्लड प्रेशर से होता है जो माँ के लिए पेचीदगियों का बायस बनता है। शदीद हाई ब्लड प्रेशर दौरे, इक्लैम्शिया और मुख्तलिफ अज़ा को पहुँचने वाले नुकसान के ख़तरे को बढ़ा सकता है। अज़ा का नुकसान, अज़ा में खून के बहाव को कम करना। ठीक है, प्री क्लैम्शिया जिगर, गुर्दे और दीगर अज़ा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके नतीजे में क्या होता है जी, पेट में दर्द, मतली, उल्टी और जिगर के इन्फेक्शंस, टेस्ट में तब्दीली जैसी अलामात पैदा हो सकती हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम बच्चे के ऊपर जो है ना असरात थोड़े से वो देख लेते हैं। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जिसको हम IUGR
यानी बच्चे के कैसे असर पड़ेगा अगर माँ को प्री क्लैम्शिया है ना, तो बच्चे की जो ग्रोथ है ना यूट्रस के अंदर, वो जो है ना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है। प्री क्लैम्शिया में खून के बहाव को कम कर सकता है। ये देखें, बच्चा जो है ना वो ब्लड से ही जो है ना वो ग्रो करेगा, उसको ब्लड से ही सारा कुछ मिल रहा है। अगर ब्लड की सर्कुलेशन कम हो गई है ना, तो बच्चे की ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, जिसके नतीजे में तरक्की पजीर जीन्स को नाकाफ़ी ग़िज़ाइत और ऑक्सीजन की फराहमी हो सकती है। बच्चे को ना तो सही से ऑक्सीजन मिलेगी, ना ग़िज़ाइत सही से मिलेगी, तो इस वजह से जो है ना वो IUGR का शिकार होगा, जहाँ बच्चा मामूल की शरह से नहीं बढ़ पाता। सही हो गया। कबल अज़ वक्त पैदाइश है, यानी बच्चे का जब डिलीवरी का टाइम ना, तब उसमें क्या कौन कौन से जो है ना वो क्या असरात पड़ सकते हैं। कबल अज़ वक्त पैदाइश बच्चे का वज़न अच्छा होने वाले बच्चों के अज़ा कम तरक्की याफ्ता हो सकते हैं और इन्हें सेहत के मसाइल के बढ़ते हुए ख़तरे का सामना ज़ाहिर सी बात है, उसकी ग्रोथ ही सही तरीके से नहीं हुई, तो उसके जो अज़ा है ना वो सही से जो है ना डिवेलप नहीं होंगे, कम तरक्की याफ्ता होंगे। सही हो गया। पैदाइश जब हो चुकी तो बच्चे की ग्रोथ की वजह से बच्चे का वज़न कम होगा। वज़न कम होगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है साइज़ में बच्चा छोटा होगा और सांस में भी तकलीफ़ काफ़ी आ सकती है, जिसको हम कहते हैं RDS, सांस की तकलीफ़ का सिंड्रोम। प्री क्लैम्शिया वाली माओं के यहाँ कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों में सांस की तकलीफ़ का सिंड्रोम पैदा होने का ख़तरा होता है। ये आप जब हेडिंग याद करेंगे ना, उर्दू आप खुद ही लिख सकते हैं, सिर्फ आपने हेडिंग पे फोकस करना है, हेडिंग मार करते जाएं। अच्छा, एटॉपिक प्रेगनेंसी, जो कि अभी जो है ना फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी समझाई है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को, और ये एटॉपिक प्रेगनेंसी जो है ना इधर भी आई हुई है, पेज नंबर 52, ये CMW का जो बुक है ना, क्वेश्चन नंबर B है जी। एटॉपिक प्रेगनेंसी एक तभी हालत है जिसमें फर्टिलाइज्ड अंडा जो है वो इम्प्लांट होता है, कहाँ, फ़लोपियन ट्यूब में। फ़लोपियन ट्यूब, किसी एक फ़लोपियन ट्यूब में जो ना नशोनुमा करना शुरू कर देता है अंडा। इसकी अलामात में क्या है जी, पेट में दर्द होता है, अंदाम में नहाने से खून बहना, यूट्रस से खून आना शुरू हो जाता है। ठीक है। कंधे में दर्द। इसके अलावा जो है अगर आपको शक है कि एटॉपिक हमल है या आप इसकी अलामात में से किसी एक का सामना करें, तो फ़ौरी तबी अमदाद हासिल करें। ठीक है। एटॉपिक हमल की तशख़ीस मुख्तलिफ़ टेस्टों से की जा सकती हैं, जिसमें जो है ना HCG हार्मोन्स की सतह से जो है ना हम जान सकते हैं कि एटॉपिक प्रेगनेंसी है या नहीं है। सही है। एटॉपिक हमल के इलाज में आम तौर पर दर्जा झेल इख्तियारात शामिल हैं, जिसमें दवा भी है जिससे एटॉपिक प्रेगनेंसी को जो है ना वो ठीक कर सकते हैं। सर्जरी है, सर्जरी में ये फ़लोपियन ट्यूब फट जाती है तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। एटॉपिक हमल के नतीजे में ज़िंदा पैदाइश नहीं हो सकती। अगर आपको हमल के बारे में खदशात हैं या किसी गैर मामूली अलामात का सामना है, तो सेहत की देखभाल पर करने वाले से मशवरा करना ज़रूरी है, क्योंकि वो मुनासिब तशख़ीस और हाँ, अगर एटॉपिक प्रेगनेंसी आपको किसी भी पेशेंट में नज़र आ रही है, तो जो है ना वो किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें, और वो ही जो है ना वो मुनासिब तशख़ीस और मुनासिब उसको रहनुमाई फराहम कर सकता है। ये बहुत संगीन पेचीदगी है, इससे जो है ना, और ये काफ़ी हद तक जो है ना वो इसका तकरीबन कोई 100 में से 2-3 ही जो है ना वो केसेस ऐसे होते हैं टॉपिक प्रेगनेंसी के। अगला पास्ट पेपर जो है ना मार्च अप्रैल सेशन का है, और इसमें आएगा जी MCQs हैं और ख़ाली जगह हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह मार्च अप्रैल सेशन है 2020 का पेपर, बच्चे की पैदाइश के दौरान देखभाल के अमूमी असूल। ओके, थैंक यू सो मच। और नोट्स का आपको बताना था कि नोट्स जो है ना वो लाजमी गेट करें, इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। टाइम मेरे पास भी बहुत शॉर्ट है और आपके पास तो वैसे ही बहुत शॉर्ट है,
तो कोशिश करें कि जो है ना अपने सिलेबस जो है ना जल्द से जल्द क्लियर करें, ताकि आपका कोई भी ऐसी चीज़ मिस ना हो जाए, कोई ऐसा चैप्टर ना मिस हो जहाँ से लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए और आप फंस जाएं फिर।